बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर देखा था सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर, और उससे रिलेटेड जो है वो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए थे मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर। और जो लेक्चर नंबर 10 था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग किस तरह से असाइनमेंट सबमिट करेंगे, असाइनमेंट का फॉर्मेट और अटेंडेंस का प्रोसीजर। तो आज के लेक्चर से अटेंडेंस का प्रोसीजर जो है, जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 के अंदर बताया, आज से वो इम्प्लीमेंट होगा। यानी आज के लेक्चर से आप लोग अटेंडेंस जो है वो अपनी मार्क करना शुरू करेंगे, जिसे मैं बाद में आप लोगों के रिसेशनल मार्क्स जो हैं वो लगाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो अब आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ या टॉपिक की तरफ। आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। जो हमारा पिछला स्ट्रक्चर था वो था सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर। उसमें हम इफ़ स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए एक कंडीशन लिखते थे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो उसके रिस्पॉन्स में हम इफ़ स्ट्रक्चर के फ़ौरन बाद आने वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते थे। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो उसके रिस्पॉन्स में उसके फ़ौरन बाद आने वाली स्टेटमेंट को हम लोग स्किप कर देते थे। ये तरीक़ाकार हम लोग सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल करते थे। अब हम लोगों ने आज के लेक्चर के अंदर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर देखना है। इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर का बिहेवियर जो है वो सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं एक डायग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसकी मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इफ़ एल्स जो है वो किस तरह से बिहेव करता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम एक कंडीशन के ऊपर पहुँचते हैं, इफ़ कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है इफ़ इट्स रेनिंग, यानी अगर बारिश हो रही है। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास दो ही सूरतें हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी या ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इसके रिस्पॉन्स में एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। यानी अगर ये ट्रू होगी तो हम लोग यूज़ अम्ब्रेला वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देंगे। जबकि सिंपल इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर हम देखते थे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके रिस्पॉन्स में हम किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करते थे। जबकि इफ़ एल्स के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। इफ़ एल्स के अंदर हम दोनों सूरतों में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन दोनों सूरतों में स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगी। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये यूज़ अम्ब्रेला वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर हमारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी तो डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने फॉल्स यानी कंडीशन के फॉल्स होने पे जो स्टेटमेंट लिखनी होती है उसे हम एल्स वाले पार्ट के अंदर लिखते हैं। अब ये एल्स वाला पार्ट क्या है, हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे तो उससे ये आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो मेरे पास जो बुक मौजूद है, अक्सर स्टूडेंट्स जो है मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ रहे हैं कि जी सर आप बुक का कौन सा एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। आई थिंक मेरे पास जो बुक है ये फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं चलता या फिर आप लोगों के बुक के ऊपर प्रोग्राम की नंबरिंग जो है डिफरेंट है, तो इसका ऐसा मसला बनाने की क्या ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखते हैं, वहाँ पे हर वीडियो के अंदर मैंने जो है पहले प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखी होती है, आप स्टेटमेंट्स मैच करके देख लें। अब स्टेटमेंट्स तो नहीं चेंज हुई किसी भी एडिशन के अंदर, स्टेटमेंट्स तो सेम है। तो आप लोग स्टेटमेंट को मैच करें और उसके मुताबिक प्रोग्राम देख लें। और वैसे भी आप लोगों ने सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो करने हैं, तो फिर इसमें जो है वो बार बार एक्सक्यूज़ जनरेट करने की क्या ज़रूरत है आप लोगों को। तो अब हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम 5.8। अच्छा जी, ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट समझाऊँगा, फिर हम लोग इस प्रोग्राम का कोड जो है वो देखेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ इवन और ऑड यूजिंग एल्फ स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने यूज़र से एक नंबर लेना है और फाइंड आउट करना है कि आया ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। जबकि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इसी से मिलती जुलती एक एग्जांपल की थी, जिसके अंदर हमने
सिंपल इफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए यही सेम प्रोग्राम जो है वो रन किया था, जिसके अंदर हमने प्रोग्राम 5.5 के अंदर, ठीक है, प्रोग्राम 5.5 के अंदर हमने यही स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट की थी, लेकिन वहाँ पर हमने ये प्रोग्राम इफ स्ट्रक्चर से किया था, यहाँ पर हमने इफ एल्स स्ट्रक्चर से इस प्रोग्राम को करना है। तो हम लोग अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद होगी। उसके बाद हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। हमने यूज़र से जो भी इनपुट लेनी है उसे किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, फिर ही हम पता चला सकेंगे कि आया वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इसके लिए हम मेमोरी के अंदर एक इंटीजर वेरिएबल जो है उसकी स्पेस एलोकेट करवा लेते हैं इंटीजर n स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के। जैसे ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इसके रिस्पॉन्स में कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर फौरी तौर पे एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो एलोकेट करवा लिया जाएगा, जिसका नाम होगा n। उसके बाद अब हम इस स्पेस को जो है फिल करेंगे यूज़र से इनपुट लेके। तो इसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट मैसेज, एंटर अ नंबर, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के रिस्पॉन्स में यूज़र जो है वो एक नंबर एंटर करेगा, जिसे हम सी इन कमांड की मदद से n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यूज़र ने 4 एंटर किया, ठीक है, और हमारे पास वेरिएबल n के अंदर जो वैल्यू मौजूद है वो 4 के इक्वल है। अब हमने चेक करना है कि आया ये नंबर इवन है या फिर ऑड है। अब इस नंबर की सिर्फ 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम इफ़ कंडीशन लिखेंगे, n मॉडुलस लेंगे 2, यानी n का इस वेरिएबल का रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। अगर तो ये 0 के इक्वल आता है तो ये नंबर हमारे पास इवन होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके रिस्पॉन्स में इफ़ कंडीशन के बाद मौजूद स्टेटमेंट को फौरी तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इफ़ कंडीशन के बाद वाली स्टेटमेंट को स्किप करेंगे और एल्स नाम के कीवर्ड के नीचे जो स्टेटमेंट मौजूद होगी उसे एग्जीक्यूट कर देंगे। क्योंकि इस नंबर के लिए सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो ये इवन हो सकता था या फिर ऑड हो सकता था। अगर ये इवन है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये इवन नहीं है तो हमें दोबारा से इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है। हम जस्ट दूसरी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे एल्स स्ट्रक्चर के नीचे लिख के कि दिस नंबर इज़ ऑड, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसे हम रन करके चेक करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं n की वैल्यू जो है 4 एंटर करूंगा। आप देख सकते हैं कि मैंने n की वैल्यू जो है 4 एंटर की है और आ रहा है 4 इज़ इवन। अब नेक्स्ट टाइम मैं n की वैल्यू जो है वो 5 एंटर करता हूँ। अब मैं इसी प्रोग्राम को आपकी पिछली एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ। जब हमने सिंपल इफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया था तब हमने प्रोग्राम को किस तरह से लिखा था। अब ये मेरे पास एग्जाम्पल 5.5 है। हमने सेम वही प्रोग्राम लिखा हुआ है कि यूज़र से इनपुट लेनी है और चेक करना है कि आया वो नंबर इवन है या नहीं। तो ये हमारे पास सेम वही प्रोग्राम है, सी आउट स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और इसी तरह वेरिएबल n के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी। यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लिखी थी, इफ़ n मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू 2, सी आउट द नंबर इज़ इवन, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग एक इफ़ कंडीशन इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर नंबर का मॉडुलस 2 लेने पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नंबर जो है हमारे पास ऑड है। जबकि इसके अंदर हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया क्योंकि हम लोग जानते थे कि या तो नंबर इवन हो सकता है या फिर ऑड हो सकता है। तो हमें दोबारा से जो है वो इफ़ कंडीशन इस्तेमाल करके जो है उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑड ही है, या तो वो इवन होगा, अगर वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा। तो ये है जी हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे ये और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है जी मेरे पास 5.10। अच्छा जी, इस प्रोग्राम की पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ और इसके अंदर भी इफ़ एल्स स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है।
इफ एल्स स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम का कोड लिखा गया। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द सैलरी एंड ग्रेड, it adds 50% bonus if the grade is greater than 15 and it adds 25% bonus if the grade is 15 or less and display the total salary। वो कह रहा है जी आपने एक जो है प्रोग्राम लिखना है जो कि यूज़र से उसकी सैलरी और उसका ग्रेड पूछे और उसमें 50% बोनस ऐड कर दे अगर उसका ग्रेड जो है 15 से ज़्यादा है, और उसकी सैलरी में 25% बोनस ऐड कर दे अगर उसका ग्रेड जो है 15 है या फिर 15 से कम है। ये स्टेटमेंट जो है इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखें कि पहले लिखा हुआ है ग्रेटर देन 15 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15 और लेस। तो हम यहाँ पर किस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे वो देखते हैं जी। सबसे पहले जी हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मौजूद है, उसके बाद स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, फिर हम मेन फंक्शन के अंदर दो फ्लोट वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि सैलरी जो है वो भी इशारिया के साथ मौजूद हो सकती है और जो हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे जाहिर सी बात है कि वो भी इशारिया के साथ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बनाया। अब ग्रेड जो है वो इंटीजर क्यों बनाया, उसकी रीज़न ये है कि ग्रेड जो है वो हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है, या तो ग्रेड 17 हो सकता है या 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी ग्रेड आपका 12.5 है या 12.6 है। ठीक है, इसीलिए हम इसके लिए एक इंटीजर वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने ये तीनों वेरिएबल्स बना लिए हैं। सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर हम यूज़र से पूछ के उसकी सैलरी एंटर करेंगे, ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर उसका ग्रेड एंटर करेंगे, उसके बाद हम बोनस कैलकुलेट करेंगे। बोनस कुछ हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है कि अगर वो ग्रेड जो है 15 से ज़्यादा एंटर करता है तो हम उसे 50% बोनस देंगे जो कि उसकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा और टोटल सैलरी जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर उसका ग्रेड जो है 15 या 15 से कम है तो इस सूरत में हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि उसकी सैलरी के अंदर 25% जो है बोनस ऐड कर देंगे। अब प्रोग्राम की स्टेटमेंट को देखते हुए मुझे समझ आ जानी चाहिए कि मैंने जो कंडीशन लिखनी है यानी कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर वो कंडीशन कुछ इस तरह से लिखनी है कि अगर तो ग्रेड जो है 15 या ग्रेड जो है 15 से ज़्यादा है तो 50% बोनस ऐड कर दे, जबकि एल्स के अंदर जो है मैं बाकी सारों के लिए ऑप्शन छोड़ दूंगा कि अगर वो 15 एंटर करता है या 15 से कम एंटर करता है तो इस सूरत में बाकियों के लिए मैं कंडीशन लिख लूँगा। कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वैसे ही जो है वो बाकी सारे उस वाले हिस्से के अंदर फॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ, एंटर योर सैलरी, और उसके रिस्पॉन्स में यूज़र जो है वो सैलरी एंटर करता है जो कि सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी तरह मैं फिर दोबारा से एक सी आउट स्टेटमेंट लिखता हूँ उसका ग्रेड पूछने के लिए, क्योंकि इसी ग्रेड की बेस के ऊपर मैंने डिसाइड करना है कि उसे बोनस जो है वो कितने % देना है। ठीक है, वो ग्रेड एंटर करेगा, ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास वो वैल्यू मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि उसे 50% बोनस देना है या फिर 25%। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी इफ कंडीशन लिखूंगा, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 15, अगर ग्रेड जो है 15 से ज़्यादा है तो बोनस के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक सिंपल सा तरीकाकार है और मैथमेटिक्स के आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है बोनस। और ये बोनस का मैंने सिंपल सा फार्मूला लिख दिया है कि हम सैलरी को जो है पहले 100 पे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप पहले 50 को 100 पे डिवाइड करके उसे सैलरी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 50% बोनस आ जाएगा। ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए हमने बोनस कैलकुलेट कर लिया जिनका ग्रेड 15 से ज़्यादा है। ठीक है, अब ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 और 15 तक जितने भी हैं उनके लिए आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए आप वैसे ही एल स्ट्रक्चर के अंदर लिख देंगे बोनस इज इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि उन्हें 25% बोनस आपने प्रोवाइड करना है। आप जब भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखेंगे, आप खासतौर पे इफ एल स्ट्रक्चर के अंदर आपने सबसे पहले कैटेगरीज बनानी है कि आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, फिर आपने ये देखना है कि आप किस कैटेगरी के लिए ज़्यादा आसानी से कंडीशन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं ज़्यादा आसानी के लिए ग्रेटर देन 15 के लिए कंडीशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो उनके लिए 50% बोनस हो जाए, और बाकी एल्स के अंदर मैंने बाकी सारों को छोड़ दिया। ठीक है, उसके अंदर मैंने लिख दिया जी 25% बोनस। अब 15 या 15 से नीचे जितने भी आते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस वाली कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे।
ठीक है। उसके बाद जब बोनस कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इसे ओरिजिनल सैलरी के अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारे पास टोटल सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाए, और इस सी आउट स्टेटमेंट की मदद से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो टोटल सैलरी जो है डिस्प्ले करवा देंगे। अब मैं एक डमी डाटा की मदद से जो है वो आप लोगों को बताता हूँ कि अब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। फर्ज कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है यूज़र ने एंटर किया जी, उसकी सैलरी है 50,000, ठीक है, और उसके बाद उसने अपना ग्रेड एंटर किया कि उसका ग्रेड जो है वो है 17, ठीक है। अब हमने इसकी बेस के ऊपर जो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या इसकी जो है वो एग्जीक्यूशन देखनी है। सैलरी उसने ऐड कर दी 50,000 और ग्रेड उसने एंटर कर दिया 17। अब हम इफ कंडीशन को देखेंगे, ग्रेड ग्रेटर देन 15। अब ग्रेड क्योंकि 15 से बड़ा है, ये इफ कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी। जब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इसका बोनस कैलकुलेट करेंगे। ये 50,000 जो हमने एक डमी डाटा के तौर पे अज्यूम किया है कि यूज़र ने 50,000 एंटर किया, वो 50,000 यहाँ पर आएगा और उसे हम 100 पे डिवाइड करके 50 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 25,000, ठीक है। और उसके बाद जब कंडीशन इफ कंडीशन ट्रू हो जाए तो एल्स वाला हिस्सा जो है वो सारे का सारा स्किप हो जाता है, उसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, यानी कि ये वाली नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये स्किप हो जाएंगी। इनके स्किप होने के बाद जो नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट मौजूद है, अब यहाँ पर इसकी एक्चुअल सैलरी के अंदर इसका बोनस ऐड किया जाएगा। सैलरी के अंदर ऑलरेडी वैल्यू मौजूद थी 50,000, ठीक है, और उसके अंदर जब हम 25,000 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 75,000 हो जाएगा और ये टोटल सैलरी जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 75,000 डिस्प्ले हो जाएगी। इसे रन करके देखते हैं। सैलरी जी एंटर कर दी 50,000 और उसके बाद ग्रेड एंटर किया 17, तो हमारे पास टोटल सैलरी देख लें कितनी डिस्प्ले हो रही है 70,000। अब मैं इसी डाटा को जो है वो रिड्यूस करता हूँ और मैं यहाँ पर सैलरी जो है वो 50,000 ही रहने देता हूँ, या चलें सैलरी जो है वो भी चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 25,000 कर देता हूँ। और 25,000 करने के बाद मैं यहाँ पर ग्रेड कर देता हूँ 12। अब जब मैं ग्रेड 12 करूँगा तो फौरी तौर पे ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो मौजूद होगी वो 12 होगी। अब देखते हैं कि इफ़ कंडीशन जो है किस तरह से बिहेव करती है। ग्रेड ग्रेटर दैन 15 कंडीशन फॉल्स हो गई, जिसकी वजह से इफ़ के फ़ौरन बाद मौजूद जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, जबकि एल्स वाले हिस्से की स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। अब हम बोनस कैलकुलेट करेंगे 25% के हिसाब से। 25,000 का 25% जो है वो निकाला जाएगा और जो भी वैल्यू बनेगी, ठीक है, उसे बोनस नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सैलरी की वैल्यू मौजूद है 25,000 और बोनस जो है इसके अंदर ऐड हो जाएगा 25%। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर टोटल सैलरी जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं इसे रन करके आप लोगों को चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर सैलरी हमने एंटर करनी थी 25,000, ठीक है, और ग्रेड हमने एंटर करना था 12। आप देख सकते हैं कि वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर सैलरी जो है वो टोटल सैलरी डिस्प्ले करवा रहा है 31,250 रुपीज़, ठीक है। और इस तरह से इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है वो अपना काम करता है। अब इन दो ये इफ एल्स स्ट्रक्चर जो है इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर उसने 3 प्रोग्राम्स जो है आई थिंक प्रोवाइड किए थे, उसमें से मैंने 2 जो है वो रन किए हैं, प्रोग्राम 5.8 और प्रोग्राम 5.10, जबकि मैंने प्रोग्राम 5.9 जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ दिया। अब प्रोग्राम 5.9 एक्चुअल में क्या है या उसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ ईयर एंड फाइंड्स वेदर इट इज़ अ लीप ईयर और नॉट यूजिंग द इफ एल्स स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि आपने यूज़र से इनपुट लेनी है और इनपुट लेने के बाद आपने इनपुट जो यूज़र से लेनी है वो ईयर की लेनी है, यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा यानी इनपुट देगा वो इनपुट कोई ना कोई साल होगा, या तो वो 2010 हो सकता है, ठीक है, 2012 हो सकता है, इसी तरह 2000 जो है वो हमारे पास 12 हो सकता है, या फिर 2020 हो सकता है,
यानी यूज़र जो है जो भी इंटीजर एंटर करेगा, जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो ईयर की एंटर करेगा। वो कह रहा है कि आपने बताना है कि आया ये साल लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर कौन सा होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लीप ईयर नॉर्मली उस साल को कहा जाता है जिसमें हमारे पास सेकंड मंथ में, फरवरी के महीने में 28 डेज होते हैं। ठीक है, ऐसे और आपने जब इसकी लॉजिक जनरेट करनी है तो आपकी बुक के अंदर लॉजिक इस तरह से लिखी हुई है कि आप यूज़र की जानिब से जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे उसका मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे 4 से। अगर तो ये इक्वल आता है 0 के तो ये हमारे पास हो जाएगा लीप ईयर। अगर ये 0 के अलावा कोई और वैल्यू आती है तो वो हमारे पास हो जाएगा नॉट लीप ईयर। ठीक है, हमने सिंपल एक जो है वो कंडीशन लिखनी है इफ स्ट्रक्चर के अंदर, या तो वो लीप ईयर होगा या लीप ईयर नहीं होगा। अगर तो उसका मॉडुलस लेने पे उसका आंसर 4 के बराबर आता है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं है तो हम एल स्ट्रक्चर के अंदर वैसे ही उसे लिख देंगे कि नॉट लीप ईयर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर।